नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज हो गया आपका 12 तारीख और आज था आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर। आई होप सो बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि मैंने कराए थे आपको। ठीक है, चाहे वो सैंपल पेपर का मैंने करवाया था, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया था। काफी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर बहुत ही अच्छा पेपर गया, मॉर्निंग शिफ्ट का और बेटर गया, इवनिंग शिफ्ट में काफी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल गए जो कि सैंपल पेपर में ऑलरेडी था। तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से मेहनत किए, पढ़े, एटलीस्ट वो तो पढ़े जो चीज मैंने आपको बताया था। चलो हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपका पेपर है 18 तारीख को। 16 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इकोनॉमिक्स वाले सर इकोनॉमिक्स की वीडियो बना रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और मैं आपके अच्छे नंबर लाने के लिए मैं आपका सैंपल पेपर तैयार कर रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 3 टाइप्स का मैंने बोला था, 3 सैंपल पेपर अपलोड करूंगा। 3 सैंपल पेपर को कर लेना तो आपके काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो पहला सैंपल पेपर मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था, दूसरा भी कर दिया था, और ये बारी है तीसरे की। बस इतना ही कर लेना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको करने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सारा अपलोडेड है। ठीक है, अच्छा, ये मिलेगा कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं डाउनलोड होता है तब आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तब जाके हम वहां पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज और, हमारा ऐप बनने वाला है, हो सकता है कि मई में लॉन्चिंग हो जाए उस चीज की। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको जो भी नोट्स चाहिए, आपको जो भी वीडियोस चाहिए, मतलब वो सारा चीज आपको एक सेपरेट ऐप पे मिल जाएगा, जहां पे आप विदाउट एड, यहाँ पे देखो आपका एड चलता है ना, वहां पे विदाउट एड आपको वो सारी चीज मिलने वाली है। ठीक है, तो आई होप सो सारा चीज सही था। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस पेपर थर्ड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो उनको मिलती रहती है। ठीक है, और बाकी बच्चों से रिव्यू लेके आप पूछ ही सकते हो कि विकास स्टडी पॉइंट है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सब बताने की कोई जरूरत तो है नहीं कि अभ्यास पत्र 3 है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सामान्य निर्देश होता है, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, काफी बच्चों की दिक्कत आए, सर इंग्लिश में भी कराओ, इंग्लिश में भी कराओ। तो देखिए, इंग्लिश में करा तो मैं सकता हूँ, बस बात यह है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, तो मैंने पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया है कि ये पेपर होने के बाद आपका जो भी 12th क्लास की जो तैयारी होगी, वो A to Z इंग्लिश हिंदी दोनों क्लास के बच्चों के लिए होगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि सेक्शन अनुभाग ए, यानी कि सेक्शन ए की हम बात करेंगे। और जैसे कि हमें पता है, सेक्शन ए में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, और दूसरा पूछा गया है कि मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। इन दोनों चीजों को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने बताया था कि जो अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था, 2 चीज मैंने आपको बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें निजी परिसंपत्तियों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि निजी चीज पे, है ना, अपनी प्रॉपर्टी बना के रखना, जो जितना कमाएगा उतना ही पैसा उसके पास होगा। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, निजी प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान दी जाती है, ये है पूंजीवाद में। और जो साम्यवादी जो व्यवस्था है, उसमें गवर्नमेंट की नीतियों पे ज्यादा ध्यान दी जाती है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, मतलब क्या है, बेरोजगारी नहीं होती है, सबको रोजगार मिलता है। और पूंजीवाद में आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्वालिटी है, गुण है, तो आपको वो चीज मिलेगा। ये पूंजीवादी है। और साम्यवादी में रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट देगी, इतनी चीज है। तो उदारवादी जो थे वो ये चाहते थे कि जो समाज है, समाज में जो व्यक्ति है, व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कोई भी काम मिलना चाहिए। अगर मैं योग्य हूं पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति योग्य है ड्राइवरिंग करने के लिए तो वो ड्राइवरिंग कर रहा है, मतलब योग्यता के अनुसार उसको मिल रहा है। और
उदारवादी ये चाहते थे कि देखिए कंपटीशन तो होना चाहिए, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो व्यक्ति निखरेगा नहीं, अगर कंपटीशन होता रहेगा तो यहाँ पे व्यक्ति है अपने आप को बढ़ाने का एक चांस देता रहेगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप क्या कुछ काम करोगे? नहीं, जो चल रहा है चलने दो। तो उदारवादी ये चाहते थे। और जो मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी ये चाहते थे कि जो ऑलरेडी जो समाज में जो विभिन्नताएं, जो असमानताएं चल रही हैं, उन चीजों को खत्म करो। उन चीजों को खत्म करने के साथ साथ जो निजी संपत्ति, जिन्होंने अपनी भू संपत्तियां बना रखे हैं, उनको दोबारा लोगों में वितरित कर दो। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होगा वो गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से होगा, ये मार्क्सवादी चाहते थे। तो देखिए लिखा है उदारवादी के अनुसार स्वतंत्रता क्या होती है। तो ये लिखा है कि उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से आप पे कंट्रोल करे, ऐसा चीज ना हो। आगे, उसे अपने विवेक के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता हो। व्यक्ति को अधिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चीजों से डेवलपमेंट जितना भी करना चाहता है वो कर पाए। ठीक, तो ये चीज था। देखिए 4 नंबर में भी आपसे पूछ लेता है, तो भी जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीज लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। मार्क्सवादी कहते हैं, मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ होता है, मार्क्सवादी समाजवादी हैं, यानी कि मार्क्सवाद को समाजवाद भी बोलते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी समाजवादी हैं, यानी कि सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए समान हितों की कामना करती है, यानी कि जितने भी हैं सभी के लिए समान हित, क्योंकि मैं आपको बताया ना, इसमें किसी एक को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बल्कि सभी को इंपॉर्टेंस देते हैं। आगे, वर्गों के बोझ से दबे बुजुर्गों, समाज में उनके निहितार्थ विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। साथ ही इसीलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था नहीं आ जाती, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। यानी कि जो मार्क्सवादी हैं वो चाहते हैं पूंजीवाद को खत्म करना और उसके स्थान पर क्या आना? साम्यवादी व्यवस्था आना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये था आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण असमानता से आप क्या समझते हैं? एक होता है न्यायपूर्ण असमानता और एक होता है अन्यायपूर्ण असमानता। क्या होती है जी? अगर आप देखो, मैंने आपको बोला कि आप योग्य हो, आप सपोज आपने हायर एजुकेशन प्राप्त की है, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास, तो आपको जाहिर सी बात है आपको जो पद मिलेगा उस लेवल के अनुसार मिलेगा। और जो व्यक्ति दूसरा है जो हायर एजुकेशन नहीं लिया है, ठीक है, 10वीं पास आउट है, तो उसको जो लेवल मिलेगा वो उसके अनुसार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या यहाँ पे कोई भेदभाव किया जा रहा है? अरे एक कंपनी में आप देखते हो कि एक बॉस होता है, दूसरा होता है एम्प्लॉय, तो क्या यहाँ पे उसके साथ भेदभाव हो गया? नहीं, भेदभाव नहीं होता, बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको वो चीज मिलती है। तो यही इसे बोलते हैं न्यायपूर्ण असमानता। देखो भेदभाव तो है, एक ऊंचे पद पे एक नीचे पद पे, तो लेवल तो बराबर है नहीं, भेदभाव हुआ, लेकिन ये न्यायपूर्ण असमानता हुई। न्यायपूर्ण, इसमें न्याय दिखाई दे रहा है कि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे थे तो आपको ऊपर बैठा दिया गया, और आप नॉर्मल पढ़े लिखे थे तो आपको नीचे रख दिया गया। इसे बोलते हैं न्यायपूर्ण असमानता। अच्छा, अन्यायपूर्ण असमानता क्या होती है? अन्यायपूर्ण असमानता वो असमानता होती है जो समाज से उत्पन्न होती है। जैसे आप देखते हो कि छुआछूत कर देते हैं, इसके अलावा देखते हो कई सारे लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं देते हैं, ठीक है। और ये आपने भी देखा होगा कि जो जातिगत असमानताएं होती हैं, ये सारी जो असमानता होती है वो अन्यायपूर्ण असमानता होती है, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पर असमानता न्यायपूर्ण नहीं हो सकती, यानी कि व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पर जो असमानता होती है वो न्यायपूर्ण, इसमें नहीं लिखा है बल्कि यहाँ पे होगा न्यायपूर्ण हो सकती है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री, सेना के जनरल को विशेष दर्जा या सम्मान मिलता है, ठीक है, यानी कि इसमें भी लेवल के अनुसार उनको सम्मान मिलता है। जबकि व्यक्ति के जन्म व जाति के आधार पर जो असमानता होती है वो क्या होती है? अन्यायपूर्ण होती है, ठीक है। जैसे कि मंदिर, सार्वजनिक स्थल में प्रवेश पर रोक, ये जो होती है इसे असमानता बोलते हैं, ठीक है, अन्यायपूर्ण असमानता बोलते हैं, और बाकियों को न्यायपूर्ण असमानता बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक व सामाजिक जनित असमानताओं से आप क्या समझते हैं? अब इसका अर्थ देखिए,
एक होता है असमानता, मैंने आपको बताया जो प्रकृति से मिलता है, जैसे देखते हो कि कई सारे बच्चे होते हैं जो डिसेबल पैदा होते हैं, मतलब दिव्यांग पैदा होते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जो हुष्ट पुष्ट पैदा होते हैं कि हाँ भाई हर एक चीज बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, असमानता है, क्या है, भेदभाव है। तो कहाँ से हो रही है, प्रकृति की। यहाँ पे हमारा कोई रोल तो है नहीं, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई जी प्राकृतिक असमानता। और एक होता है समाज जनित असमानता, मतलब अभी आपने क्या पढ़ा, जाति के अनुसार भेदभाव होता है, तो वो हो गया समाज जनित असमानता होती है, ठीक है। तो ये लिखा है कि प्राकृतिक असमानता है व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा से जुड़ी होती है, यानी कि आप कितने योग्य है उस चीज से जुड़ी हुई होती है। जबकि समाज जनित असमानताएं अवसर की असमानता और शोषण से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जाति के हिसाब से होती है। जैसे आप देखते हो कि उच्च कोटि की जातियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था पहले, ठीक, पहले दिया जाता था, निम्न कोटि को कम महत्व दिया जाता था, यानी कि अवसर नहीं दिया जाता था। और फिर आगे चल के क्या हुआ, आरक्षण का प्रावधान आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें बस इतना समझना है कि प्राकृतिक असमानता वो होती है जो हमें जन्म से मिलती है, और समाज जनित असमानता वो होती है जो समाजों से हमें मिलती है, जैसे जाति, भेदभाव, अवसर की असमानता, शोषण, ये सारा चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा जाता था, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको मैचिंग करना है, यानी कि मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कितने होते हैं, ये मैचिंग तो आप खुद ही कर लोगे, लेकिन चलो मैं बता देता हूं कितने होते हैं। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं 12, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। निम्न सदन किसको बोलते हैं, तो आपको वैसे ही पता होगा, चलो मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, आंसर तो लिखा हुआ है पहले से, क्या बताऊं। निम्न सदन जो होता है वो होता है आपका लोकसभा, और ऊपरी सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिनको एंग्लो इंडियन बोला जाता था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चौथा लिखा है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है जी, तो सबसे पहली बात है कि पारिश्रमिक और कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों को विशेष जरूरतों का ख्याल और सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के तरीका माना जाता है। यानी कि यहाँ पे सामाजिक न्याय अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जो व्यक्ति है ना, अकॉर्डिंग टू पर्सन, उसको चीजों को डिवाइड करके देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, दो समान क्वालिफिकेशन है उनके पास, अब यहाँ पे आप भेदभाव करके एक को बॉस बना दिए, एक को एम्प्लॉय बना दिए, तो ये गलत है ना। यानी कि जहाँ पे समान लोग हैं वहां पे समानता स्थापित करनी चाहिए, यानी कि बनाओ तो दोनों को बॉस बनाओ, नहीं बनाओ हाँ योग्यता के अनुसार बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर यहाँ पे अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा है और एक नहीं पढ़ा लिखा है और दोनों को सेम लेवल दे रहे हो, तो ये भी भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो चीजों को ध्यान में देखकर जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक तरीका है। 5वें की बात कर लेते हैं। 5वां लिखा है, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार न्याय कैसे स्थापित करना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका कहना क्या है कि समाज में हमें पता है 2 टाइप्स के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। अच्छे काम करने वालों को, जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत करना, और जो गलत काम करते हैं उनको दंडित करना ही क्या है, कहलाता है न्याय कहलाता है। तो यही लिखा है, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार गलत करने वालों को दंडित कर, भले करने वालों को पुरस्कृत कर न्याय की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। 6 की बात करते हो तो 6 लिखा है कि राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो पहले अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा राज्य के अंतर्गत आने वाली विषयों पर राष्ट्रीय हित हेतु सदन को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, यानी कि राज्यों में आपको पता है राज्य के लिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो सारा राज्य में आता है, ठीक है, राज्यसभा में आता है, ठीक है। साधारण जो कानून बनाए जाते हैं वो भी राज्यसभा से ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का राष्ट्र के हित में गठन कर सकता है, यानी कि किसी भी राष्ट्रीय भारतीय सेवा का राष्ट्र के लिए जो कि सही हो उसका गठन कर सकता है। अब ये भारतीय अखिल सेवा क्या है, आपने नाम सुना होगा, IAS का नाम सुना होगा, है ना, ठीक है। इंडियन यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको बोलते हैं, और एक होता है IPS बोलते हैं, ठीक है, इंडियन यानी कि भारतीय पुलिस सेवा बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है कि भारतीय वन सेवा इसको बोलते हैं, ठीक है, भारतीय वन सेवा यानी कि IFS जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज था, ये जितनी भी है वो है भारतीय अखिल भारतीय सेवा में आती है। तो इनके हिसाब से ये जो भी कानून बनाना चाहते हैं या फिर कोई नई संस्था बनाना चाहते हैं जो राष्ट्र के हित में सही हो वो बना सकते हैं। तो ये जो 3 जो मैंने बताया ये मोस्टली फेमस है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा में, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचाती है। तो आपको पता है कार्यपालिका दो टाइप्स की होती है, कि स्थायी होती है, अस्थायी होती है। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो कानून का निर्माण करवाती है, और जो नौकरशाही होता है उस कानून को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, साथ ही साथ लागू करती है। मैंने आपको क्या बोला कि लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया था, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस चीज को स्वीकृति दी थी कि हाँ भाई लॉकडाउन कर दिया जाए। हो गया था लॉकडाउन, लेकिन उस चीज को लागू किसने करवाया था? क्या कोई नेता आए थे क्या लागू करवाने के लिए? नहीं ना। लागू किसने करवाए थे? ये जो जितने भी अभी हमने पढ़ा ना, अखिल भारतीय सेवा, यानी कि जो पुलिस वाले थे, इन्होंने उस चीज को लागू किया ना। तो ये सब किस में आते हैं? नौकरशाही में आते हैं ना। तो ये लिखा है कि नौकरशाही वो माध्यम है जिसके द्वारा जो सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचती है। सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट ने आदेश किया और इन्होंने एक्शन लिया, वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये चीज लिखा हुआ है कि जो नौकरशाही होते हैं वो क्या होते हैं? दक्ष होते हैं, यानी कि निपुण होते हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ नीति बनाने में और उसे लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। 8वां लिखा है कि सामूहिकता के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? सामूहिकता का सिद्धांत, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। ये ऐसा होता था, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी स्वीकृति यानी कि उसके सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता था उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को। ठीक है, आगे चल के क्या होता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति में एक नया सिस्टम तैयार किया गया, और इस नए सिस्टम के तहत क्या किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको, और जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं जो कि बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी एज हो चुकी होती है, ठीक है, जो ऐसे 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी सलाह ली जाती है, साथ ही साथ राष्ट्रपति की भी सलाह ली जाती है, और इसके द्वारा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी। पहले किसके द्वारा होती थी? मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के द्वारा, और आगे चल के चेंजेस आया और ये सामूहिकता का सिद्धांत आया, जिसमें अब 4 वरिष्ठ नागरिक भी होंगे, मतलब 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी होंगे, और एक सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी होंगे, और साथ ही साथ देखा जाएगा राष्ट्रपति भी होंगे, और ये लोग मिलके किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। इसी को सामूहिकता का सिद्धांत कहते थे। 9वें की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है। लिखा है कि जनहित याचिका को न्यायपालिका के लिए नकारात्मक पहलू क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जनहित याचिका क्या होती है? जनता के हित में याचिका दायर करना। आपने क्या पढ़ा था? जनहित याचिका वो याचिका होती है जो किसी के साथ अगर पीड़ा हो रही है, किसी के साथ शोषण हो रहा है, तो क्या होता है? तो वो व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है न्यायालय में, या वो व्यक्ति कर सकता है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए याचिका दायर कर सकता है न्यायालय में। ये सिस्टम चलता था। लेकिन फिर क्या हुआ? थोड़ी सी और चेंजेस आए। अब ये भी बोल दिया गया कि न्यूज़पेपर में भी अगर जनहित याचिका निकलती है तो उसको भी केस दर्ज किया जाएगा न्यायपालिका में। ये भी निकल गया। तो अब इसको आखिर नकारात्मक पहलू क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि जो न्यायालय होता है, न्यायालय के पास ऑलरेडी इतना सारा, आपको पता है हर रोज आए दिन मर्डर, आए दिन केसेस बढ़ते रहते हैं, तो न्यायालय के पास बहुत सारी फाइलें हो जाती है। होती कि नहीं होती है? आप देखते हो कि एक केस अगर होता है तो उसको सॉल्यूशन होते 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 पता लगता है कि 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20-20 साल हो जाते हैं उस पर सुनवाई होते होते। तो काम ज्यादा है तभी तो। अगर उसके पास काम नहीं होता तो तुरंत डिसीजन नहीं ले सकता था ना, लेकिन काम बहुत ज्यादा है तो इतना टाइम लग जाता है। तो अब जनहित याचिका के आने से काम और बढ़ गया। तो नकारात्मक पहलू हुई कि नहीं हुई? काम और बढ़ जाना नकारात्मक ही हुई ना। अरे आपके पास पहले ही एक कॉपी का होमवर्क करना है, पता लगे ट्यूशन वाले ने भी होमवर्क दे दिया, तो आपके ऊपर तो बर्डन ही हुआ ना। तो वही वाला काम है, तो बोझ समझा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है कि न्यायपालिका का काम का बोझ बढ़ाना, यानी कि जनहित याचिका के द्वारा न्यायपालिका के काम का बोझ बढ़ जाता है। साथ ही साथ विधान पालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाना है। जो न्यायपालिका होती है वो विधान पालिका का काम भी करती है, जिसकी वजह से एक बर्डन हो जाता है जनहित याचिका आने का। आगे न्यायपालिका के पास समय का अभाव, पहले ही ऑलरेडी इतने सारे केस थे, पता लगता है जनहित याचिका और आ गई, एक और केस बढ़ गया, तो इससे क्या होता है? दिक्कतें हो गई। अच्छा, अगला लिखा है कि न्यायाधीशों की कमी। अब जो न्यायाधीश है ऑलरेडी इतना सारा काम कर रहे हैं, तो जनहित याचिका के चीजों को कौन देखे? तो ये भी दिक्कत परेशानी आने लगी। अब इसी चीज को यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन कर दिया गया है आपको समझाने के लिए। जो मैंने आपको बात बोली वही सारा चीज इसमें लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि न्यायपालिका का काम का बोझ बढ़ना क्या होता है? जनहित याचिका से न्यायपालिका का काम का बोझ बढ़ जाता है। आज का वातावरण
वातावरण लिखा हुआ है यहाँ पे। आज का वातावरण इतना खराब हो चुका है कि रोज एक नए केस सुनने को मिलते हैं और बहुत सारे केस न्यायालय के पास ऑलरेडी होते हैं, यानी कि पहले से होते हैं, उस पर भी जनहित याचिका के आ जाने से काम का बोझ और बढ़ जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। आगे दूसरा लिखा है विधान पालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाना। तो क्या लिखा है कि न्यायपालिका के पास पहले से ही इतने सारे काम होते हैं और ऊपर से कई बार न्यायपालिका के कार्यों को भी विधान पालिका के कार्यों को भी न्यायपालिका को करना पड़ जाता है और उस पर भी जनहित याचिका के आने से न्यायपालिका का जो कार्य है बढ़ जाता है। तो इसी वजह से इसको नकारात्मक पहलू माना जाता है। और अगला लिखा है कि न्यायाधीशों के पास समय का अभाव, जब काम ज्यादा रहेगा तो अभाव तो टाइम का होगा ही, कमी तो हो ही जाएगी। अगला लिखा है न्यायाधीशों की कमी, यानी कि न्यायाधीश की शॉर्टेज होने लगी, यानी कि न्यायाधीशों की कमी होने लगी जो केसेस को देख पाए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार हानि का सिद्धांत क्या होता है। तो मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के हिसाब से हानि का सिद्धांत क्या होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है कि हानि के सिद्धांत में उन्होंने ये बोला है कि अपनी शारीरिक यानी कि अपनी सेफ्टी के लिए आप दूसरों को हानि पहुंचा सकते हो। अगर आप पे कोई मर्डर करने आ रहा है, आपको चाकू लेके मारने आ रहा है, तो आप बचोगे नहीं, उसको मारोगे नहीं, मारोगे ना। तो अपनी देह की रक्षा के लिए आपके पास स्वतंत्रता, आप दूसरों को हानि पहुंचा सकते हो। या फिर आप देख रहे हो कि सड़क पे हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो आप वहां पे जाके उस व्यक्ति को रोक सकते हो, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति को बचाने के लिए आप सामने वाले व्यक्ति को रोक सकते हो, उसको हानि पहुंचा सकते हो। ये हानि के सिद्धांत में आता है। तो क्या लिखा है, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकलौता जो लक्ष्य होता है वो होती है आत्मरक्षा, और साथ ही साथ सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ व्यक्ति औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना होता है। किसी अन्य को कैसे, हानि से बचाना होता है, यानी कि दूसरों को नुकसान ना हो, इस वजह से उसको बचा लिया जाए। आगे इसमें देखो दो चीज मैंने और ऐड कर दिया है, क्या पता आपके क्वेश्चन में ये भी चीज पूछ लिया जाए। स्वसंबंध कार्य और परसंबंध कार्य मैंने आपको पहले ही बता रखा है। स्वसंबंध कार्य वो कार्य होते हैं जो व्यक्ति पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे मान लो कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, मैं एक रूम में मैं दारू पी रहा हूं या सिगरेट पी रहा हूं, तो इसका इफेक्ट किस पे होगा, मेरे पे होगा ना, सामने वाले पे तो होगा नहीं। तो ये स्वसंबंध कार्य वो कार्य होते हैं जिसपे इफेक्ट खुद का होता है, खुद पे इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसके लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती। अगर मैं घर पे बैठ के कोई कार्य कर रहा हूं तो उसके लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है, बशर्ते बात है कि वो गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं दारू शराब पी के किसी को मार रहा हूं या कुछ गालियां दे रहा हूं, तब तो वो गलत है ना। तो ये स्वसंबंध कार्य वो होते हैं जिसका असर व्यक्ति के खुद पे होता है और इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और पर संबंध कार्य वो कार्य होते हैं जिसपे इफेक्ट खुद पे भी होता है और सामने वाले व्यक्ति पे भी होता है। जैसे मान लो मैंने डीजे चलाया, अब मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, सामने वाला भी इंजॉय कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जो डीजे की गूंज है वो दिमाग में गुजरने लगती है। जैसे आप देखते हो कि 10 बजे के बाद डीजे अलाउ नहीं है, क्योंकि काम वाले लोग हैं, आते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, तो उनको सोना जरूरी है। तो आपने क्या देखा कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को नुकसान कर रहे हो, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो, तो ये गलत है ना। तो इस वजह से इस पे इफेक्ट होता है दूसरों को भी, यानी कि खुद को भी इफेक्ट होता है, सामने वाले को भी इफेक्ट होता है और इस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगला लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय से इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, ठीक है। और उदाहरण लीजिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जिसमें आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हो, किसी को भाषण मतलब कहीं पे भाषण दे सकते हो, अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकते हो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ये तो अर्थ आपने समझ लिया, लेकिन आपने क्या देखा, इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, यानी कि इस पर प्रतिबंध भी होता है। कैसे, अब मान लो मैंने भाषण दे रहा हूं, किसी को गालियां दे रहा हूं, ठीक है, किसी अपोजिट पार्टी को मैं भला बुरा बोल रहा हूं, तो ये तो गलत है ना। तो इस पर प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वही लिखा है कि समुचित प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा है कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आजादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अपने विचारों को आप प्रकट कर सकते हो, इसे क्या बोलते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। और ये अनुच्छेद 19 में बोला गया है, जिसमें भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। आगे, और इस पे समुचित प्रतिबंध भी होता है, जैसे कि कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती है, ठीक है। बंधनों के कारण कई लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है, कई बार ऐसा होता है प्रतिबंधों के कारण कई लोगों की स्वतंत्रता कायम होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी को अपशब्द नहीं कह सकता है, अपने विचार को आप प्रकट कर सकते हो लेकिन किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, गालियां नहीं दे सकते हो, ठीक है।
यदि अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है, परंतु वह किसी को अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, परंतु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखकर इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्वतंत्रता तो है व्यक्ति की, लेकिन आगे चल के अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो उस टाइम पे आपके स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट को भी एक अलग से आदेश दिया गया है कि आप देश की हित के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, नैतिकता बनाए रखने के लिए आप इन अधिकारों पर क्या लगा सकते हो, प्रतिबंध लगा सकते हो। तो आगे क्या लिखा है, राज्य यह भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी नहीं लगाओ, ठीक है, इतने भी ना हो कि स्वतंत्रता की ही नष्ट हो जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये राय दी गई है राज्य को कि आप इतना भी किसी पे रोक टोक मत लगाओ जिसकी वजह से उसकी स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज है। आगे लिखा है कि लोकतांत्रिक राज्य में सरकार लोगों को स्वतंत्रता की रक्षा करती है, यानी कि लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, ये चीज है। अच्छा, 11वीं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैप आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है द्विसदनात्मक विधायिका के द्वारा कि कौन कौन से राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप इन राज्यों को याद कैसे करेंगे। जैसे आप इन राज्यों को याद कर लेते हो तो समझ जाओ कि आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। कौन कौन से, जैसे मान लो कि मैंने ऊपर पूछा ये क्या है, आपने बोला जम्मू कश्मीर है, मैं बोला ये क्या है, आपने बोला गुजरात है। मैं पूछा ये क्या है, आपने कहा महाराष्ट्र है। मैंने पूछा डी वाला क्या है, आपने कहा उत्तर प्रदेश है। तो ये कब, जब आप याद करोगे तब तो बोल पाओगे, कि ऐसे ही सीधा ही बोल दे कि ये नहीं ना, तो ये चीज है। अच्छा, अब इसको भरते कैसे, तो ये देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही सेम टू सेम आया होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आंसर शीट में भी ऐसी चीजों को बनाना है। ठीक है, अपने आंसर शीट में सेम ऐसे कॉलम बना लेना, और ये जो रहेगा ये ब्लैंक रहेगा, ये पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संबंधित अक्षर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहले इन चारों में से कुछ नहीं आया, सबसे पहले मान लो ये जी आया, आपको लगा कि ये तो उड़ीसा है, तो 1 नंबर कंफर्म, मतलब ये इसमें तो हाफ नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने 8 पूछ रखा है, वैसे तो आपको 4 ही पूछा जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा जी क्या है, उड़ीसा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे जी, और जी के सामने क्या लिख दोगे, उड़ीसा। तो इसको बोलते हैं संबंधित अक्षर, और इसमें बोलते हैं राज्यों का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने राज्यों के अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे पहला राज्य था अपना जम्मू कश्मीर, तो ऊपर मैंने लिख दिया अपना जम्मू कश्मीर। बी वाला था गुजरात, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है गुजरात। सी वाला था महाराष्ट्र, तो मैंने सी लिखा है यहाँ पे महाराष्ट्र, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ये एफ हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ई हो गया आपका तेलंगाना, और एच हो गया आपका हरियाणा, सॉरी हरियाणा नहीं, ये बिहार। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब लास्ट में आपके बचे 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों को करना है, ध्यान से देख लीजिए, ये भी सारा ओवर हो जाएगा। जितना भी मैंने करवाया कर लीजिएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। देखा गया है कि आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत ही प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसे किन कारणों से होता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री है वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो आपको पता है संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, जाहिर सी बात दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि जो प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है एक्चुअल में वास्तविक कार्यकारिणी होता है, यानी कि काम करता है। इसी वजह से उसके पास पावर ज्यादा होता है। आप आए दिन देखते हो मीडिया में, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी विदेश में गए, मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी वहां गए। राष्ट्रपति को आपने बहुत कम सुना होगा, ठीक है, या आप बहुत रेयर चांस में देखते होगे कि राष्ट्रपति झंडारोहण कर रहा है, या मतलब बहुत ही रेयर चांस में देखे होगे। तो आपने देखा किसको है, प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, पावरफुल तो राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति ही पावरफुल है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कार्य करता है। तो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको पहला चीज पता है कि जो मंत्रिपरिषद बनाया जाता है वो लोकसभा से बनाई जाती है, और बनाता कौन है, लोकसभा राज्यसभा से बनाई जाती है, और बनाता कौन है, प्रधानमंत्री चुनता है, और किसके परामर्श के अनुसार, राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार चुनता है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। दूसरा है आधिकारिक वर्ग पर अधिपत्य, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उस पर अधिपत्य, यानी कि कंट्रोल में रहते हैं, किसके, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में रहते हैं, इस वजह से प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है।
तीसरा लोकसभा का नेतृत्व, और इसमें क्या होता है, लोकसभा यानी कि जो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो चुनी हुई जो सभा होती है लोकसभा, उनमें जो बहुमत वाला जो दल होता है उसका नेता होता है प्रधानमंत्री। इस वजह से प्रधानमंत्री का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ शक्ति भी बढ़ जाती है। आगे मीडिया तक पहुंच, आपको मैंने बताया कि हर जगह प्रधानमंत्री का ही चेहरा देखने को मिलता है, ठीक है, तो इस वजह से मीडिया की पहुंच होती है और मीडिया हर एक चीज जानती है कि अब छोटी से छोटी जो चीज होती है उस चीज को निकाल के आपके सामने लाती है, जी ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है, तो ये सारा चीज है। आगे लिखा है चुनाव के दौरान उनके व्यक्तिगत का उभार। आपको पता है प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, तो इस वजह से प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो चुना हुआ जो सरकार होता है वो काफी लोकप्रिय होता है, तो प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है लोकप्रिय होगा और शक्तिशाली तो होगा ही होगा। आगे 6 की बात करता हूं तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। आपको पता है कोई भी अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन होता है उसमें राष्ट्रपति भाग लेता है, राष्ट्रपति गए ओबामा जी से मिलके आए, ठीक है, पहले की बात बता रहा हूँ, ओबामा जी से मिलके आए, ठीक है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम के हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चीन में गए, वहां से मिलके आए, इधर गए उधर गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने देखा अंतरराष्ट्रीय जो जगह है वहां पे जाता कौन है, प्रधानमंत्री, तो इस वजह से प्रधानमंत्री के पास शक्ति ज्यादा होती है। आगे 7वां की अगर मैं बात करूं तो विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय छवि। अब जाहिर सी बात है जो जाएगा उसकी छवि तो आएगी। जैसे हर अमेरिका में भी पता है कि मोदी जी की क्या पावर है, ठीक है, मोदी जी लोकप्रिय क्यों है, हर जगह पे लोकप्रिय है, तो जाहिर सी बात है जो छवि है, जो इमेज है लोगों के दिमाग में रहती है। अब यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन इस चीज को भी देख लीजिए, देखिए क्या बोला गया है कि नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका किस प्रकार से सहायता करती है, यानी कि नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस हिसाब से सहायता करती है। तो मैंने आपको बोला पहले ही बता दिया गया कि जो कार्यपालिका होते हैं दो टाइप्स की, एक स्थायी तो दूसरा अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका कौन सी, स्थायी कार्यपालिका वो स्थायी कार्यपालिका होती है जो कि नौकरशाही जिसको बोलते हैं। तो नौकरशाही जो भी कार्य करती है अस्थायी से मिलजुल के करती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाने में हेल्पफुल होती है, वो नौकरशाही उसको बोलते हैं। तो यही लिखा है कि अस्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका दो होती है, जहां राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, वही नौकरशाही कार्यपालिका का कार्य होता है उन कानूनों को लागू करवाना। यहाँ पे देखिए नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने में सहायता करती है, यानी कि जो नीति भी बनाई जाती है उनमें, जैसे आप देख लो कोई एक जिला का जो कार्यभार है, ठीक है, आईएएस देखता है, आईपीएस देखता है, उन सब चीजों को देखता है, तो जाहिर सी बात है राय लेकर काम करता है, मुख्यमंत्री से राय लेकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कलेक्टरों से राय लेकर, बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो वो सारा चीज है। तो नौकरशाही जो होता है मंत्रियों को नीतियों को बनाने में सहायता करती है, दूसरा उन्हें लागू करने में भी सहायता प्रदान करती है, ठीक है। साथ ही साथ तीसरे की बात करें तो किसी भी राजनीतिक दृष्टि का समर्थन नहीं करना, मतलब ये जो नौकरशाही होते हैं वो कभी भी किसी पार्टी की नहीं होते हैं कि भाई भाजपा के हैं, ये इनके हैं, ये उनके, नहीं, नौकरशाही बल्कि वो होते हैं जिनका चयन योग्यता के अनुसार होता है और किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, और इनका जो चुनाव हो, इनका जो चयन होता है एक निश्चित टाइम के लिए होता है, यानी कि जब तक कि उनकी एज ना हो जाए रिटायरमेंट के लिए, तब तक वो बने रह सकते हैं। तो इस वजह से वो राजनीतिक दृष्टिकोण से दूर होते हैं और जो भी कार्य करते हैं वो सही से कर पाते हैं, ठीक है। आगे 13वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि क्या भेदभाव बर्ताव यानी कि आरक्षण समानता की विरोधी अवधारणा है, इसके अनुसार इस संबंध में सुझाव और सुधार होने चाहिए, क्या चीज सुधार होना चाहिए और क्या आपके सुझाव है, इस चीज को बताइए। तो सबसे पहले आप देखो जो आरक्षण दिया गया है ये आपके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप ये चीज सोचो कि जो आरक्षण दिया जाता है क्यों दिया जाता है। आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया था जो व्यक्ति दलित थे, जो व्यक्ति कमजोर थे, जिन व्यक्तियों को अवसर नहीं मिल रहा था, उन व्यक्तियों को आरक्षण देकर ऊपर उठाया गया। लेकिन आज के टाइम के आप देखते हो कि कास्ट के अकॉर्डिंग आरक्षण दिया गया है, जो कि आज के टाइम पे गलत है, क्योंकि आप अपने समाज में देखते हो कि जो एसटी एससी ओबीसी भी हैं वो भी आज के टाइम पे अच्छा खासा पैसा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कास्ट में जो उनको आरक्षण दिया गया काहे बात का दिया गया, तो इनमें बताया गया है सिंपल सी चीज के आरक्षण का जो प्रावधान होना चाहिए वो कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके आधार पर होना चाहिए, वो पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए, पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए कि आप गरीब हो तो आपको आरक्षण दिया जाएगा, आप बेशक आप पंडित ही क्यों ना हो, ठीक है, बेशक आपकी कास्ट ऊपर ही क्यों ना हो, तो आप अगर गरीब हो तो आपको
आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के बर्ताव किए जाते हैं जिसकी वजह से समानता स्थापित की जाती है। जैसे दिव्यांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी जाती है, भवनों में लिफ्ट लगवा दिया जाता है, विशेष प्रकार की सुविधाएं, क्योंकि दिव्यांग है ना, इन सब चीजों के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से भेदभाव करके आप समानता को स्थापित कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वंचित समुदाय के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना। ठीक है, जो स्कॉलरशिप होता है वो देना, छात्रावास देना, यानी कि हॉस्टल टाइप में सुविधाएं दे देना जिसकी वजह से वो वहां पे अपनी सर्विसेज ले पाए या फिर पढ़ पाए। ठीक है, निचले तबकों को आरक्षण देना, ये सारा चीज में आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सकारात्मक जो कार्यवाही जो होती है, सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित है कि कानून बना देना ही सिर्फ काफी नहीं होता है, बल्कि इससे असमानताओं को कम किया जाए। अब आपने कानून बनाया, एसटी एससी ओबीसी बहुत पहले बनाया था, आज के टाइम पे उस चीज को देखो भाई क्या है, वाकई में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज आप देखो, है ना। अगर आपको लगता है कि भाई जो एसटी एससी ओबीसी जो जाति के हिसाब से जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सही है तो लागू करो, अगर वो गलत है आज के टाइम के हिसाब से तो उसमें चेंजेस करो, अमेंडमेंट तो हो ही सकता है ना, तो वो चीज करो। तो वही सारा चीज लिखा है। आगे लिखा है कि व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पर अगर असमानता हो रही है तो वो न्यायपूर्ण हो सकती है। क्या होती है? न्यायपूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? अन्यायपूर्ण कहलाती है। जैसे मंदिर और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश पर रोक, ठीक है, पहले लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। नेक्स्ट बात कर देते हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले कोई 3 सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। यानी कि सामाजिक न्याय को स्थापना करना है तो क्या चीज है? तो पहली चीज देखिए, इसमें क्या लिखा है? समान लोगों के बीच समान बर्ताव करना। यानी कि जो व्यक्ति समान है उसको समान, हम मैंने क्या बोला, समाज में 2 टाइप्स के व्यक्ति हैं, एक बिल्कुल परफेक्ट है, एक क्या है? डिसेबल है। तो जो डिसेबल है उनके लिए दूसरी व्यवस्था करना, जो सही है उनके लिए दूसरी व्यवस्था करना, यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही करना क्या होती है? सामाजिक न्याय कहलाती है। देखिए लिखा है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना ही क्या कहलाती है? न्याय कहलाती है। दूसरा, जरूरतमंदों के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं और अवसरों की प्रावधान, यानी कि जो जरूरतमंद है उनके लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए चीजें प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, उनको अवसर भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। आगे लिखा है, लाभ तय करते समय विभिन्न प्रयास और कौशल को मान्यता देना, समानुपातिक न्याय। यानी कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी के हिसाब से आप ट्रीट कर रहे हो। अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको उस हिसाब से ट्रीट करो। ट्रीट करने का मतलब क्या होता है? उस हिसाब से लेवल दो, ठीक है, जो वैसा है उसको उस हिसाब से लेवल दो, योग्यता के अनुसार लेवल देना, ठीक है, समानुपातिक न्याय कहलाता है। आगे, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में समान नहीं है उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि जो डिसेबल है उनके लिए लिफ्ट लगवाना, विशेष प्रकार की सुविधाएं करने, सारा चीज है। और लास्ट में क्या लिखा है कि भारत ने अन्य सामाजिक न्याय स्थापना करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो पहला लिखा है कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया। आगे, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। आगे, वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। जो वंचित वर्ग है जिनको काफी फैसिलिटी नहीं मिलती है उनको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों में प्रावधान किया गया, मौलिक अधिकारों में उनको छूट दी गई। और आगे, राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में भी प्रयास किया गया जिसकी वजह से सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, आप इनमें से ही अगर वो आपसे 3 पूछा है तो 3 लिख दीजिएगा और तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तभी आपको नंबर मिल जाएंगे। या 6 नंबर में पूछा गया तो 6 नंबर में आप 5 पॉइंट या 6 पॉइंट दे सकते हो, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो ऊपर वाले लिखने की जरूरत नहीं है, या आपकी मर्जी है। अगर आप नीचे वाला एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो ये पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपका तीसरा जो सैंपल पेपर था मैंने करवा दिया। आई होप सो आपको सारा चीज समझ में आया होगा और सारा चीज हो ही गया है, ठीक है। तो 3 सैंपल पेपर हो गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छा स्कोर करेंगे तो जाहिर सी बात है जो एक खुशी होती है, टीचर को सबसे ज्यादा खुशी होती है अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो, और ज्यादातर बच्चों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं जाहिर सी बात है सबको देना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए तो ऑनलाइन आए हैं। बाकी ऐप तो हमारी आने वाली है, तो बाकी सारा चीज सही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए
टेक केयर, बाय।